कल आप अंडमान जा रहे हैं, रीता जी का कोई केस आया आपके पास, क्या केस है? सेम वही चीज़ें हैं कि रसूखदार आदमी है सामने, लॉयर है अंडमान के वो, और आनंद हल्दर करके नाम है उनका। 10 साल से एक लड़की को उन्होंने पत्नी बना के रखा हुआ था, और जब उनको पता लगा रीटा जी को, बेसिकली रीटा जी का केस है, उनकी तरफ से हमें कंप्लेन आया है, एक रिटर्न में कंप्लेन आया है कि 10 साल से इस इंसान ने मुझे बीवी बना के रखा हुआ था, और बीवी इसको बनाने के बावजूद उसकी ऑलरेडी एक शादी पहले हो रखी है। तो इसकी ये शादी लीगल नहीं थी क्या? इसकी शादी लीगल की है उसने। मतलब सबसे हैरानी की बात ये है कि जो कानून के रखवाले हैं वही कानून से खेल रहे हैं। पैसा तो है ही है, पैसों से तो लोग खेलते आए हैं, लेकिन कानून से भी लोग खेल रहे हैं। इस चीज़ें की, इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने समाज की तरफ से आ रही है कि समाज में ऐसी भी चीज़ें हैं कि लोग कानून को भी अपने ही घर का रखवाला समझते हैं। क्या करते हैं वो, क्या है वो लॉयर है अंडमान में, और अच्छा रसूख है उस इंसान को। 2 शादियाँ कर रखी हैं। उसने 2 शादियाँ कर रखी हैं। दूसरी शादी से उसको बेटा भी है, रीटा जी को कोई बच्चा नहीं है, और 6-7 साल से वो बहुत ज़्यादा मतलब झेल रही थी घर में मारपीट जो भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई औरत इतनी जल्दी अपना घर छोड़ना चाहती है। अब ये निकाल दिया इनको। बिल्कुल इनको मारा, और इनके तेज़ धार जो दाव होते हैं, जो दाव बोला जाता है वहाँ पे, शायद आपने भी कभी देखा होगा कि जिससे वो घास खुरपी से घास काटते हैं, उसी खुरपी से उन्होंने वार किया है, और उन्होंने वार अपने हाथ पे ले लिया। यहाँ पे तो यहाँ हाथ पे अच्छा खासा कट लगा है। कट लगने के बाद रीटा जी थाने में पहुँची हैं, तो जो वहाँ के एसएचओ थे उन्होंने उनका मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद एफआईआर की, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज 12 दिन से ऊपर हो गया है। 5 दिन से तो हम लोग लगे हुए हैं। मेरी एसएचओ सर से बात हुई, मेरा डीजीपी ऑफिस में मेरी बात हुई, सब ने मुझे ये बोला कि इंदु मैम आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से प्रोसीड करेंगे इसको, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, लीगली कार्रवाई भी की जाएगी, और जो रीटा जी को इंसाफ दिया जाएगा। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जब एसएचओ से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो तो 3 दिन के बाद वापस आएंगे अंडमान, तब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आज चौथा दिन है, मेरी बात होने के बावजूद भी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इसी वजह से कल हमें अंडमान जाना पड़ रहा है। मैडम, अंडमान एक खतरनाक जगह है, वहाँ पर जाने में आपको डर नहीं लगता? आप पहले भी बहुत सारे महिलाओं के लिए काम कर चुकी हैं, पूनम पांडे जैसी महिलाएं जो थी उनके लिए भी आपने काम किया है, तो क्या आपको कोई खतरा का महसूस नहीं होता है क्या? खतरा तो जब आपने समाज सेवा का बीड़ा उठा ही लिया है महिलाओं के लिए, सिर्फ अगर खतरा है नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता वो समाज सेवा है। हमारे पास कोई भी केस आता है, मैंने जब पूनम पांडे का धरना किया था तब भी काफ़ी लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, सबने बोला था शहर नवाज हुसैन के खिलाफ आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ डर, कुछ भय नहीं है आपके दिल में। तब भी मैंने एक ही उत्तर दिया था उस टाइम में कि अगर मैं डर गई तो फिर समाज सेवा करना व्यर्थ है, मुझे लगता है। जब हमने समाज में किसी बुराई को लेकर उठे तो सामने कोई भी हो, शहनवाज हुसैन हो, चाहे वो आनंद हेल्डर जैसे लॉयर हो या कोई जज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान है, कितना बड़ा होगा, कितना पैसे का गलत फायदा उठाएगा वो। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है ना। अगर हम बोलेंगे तभी उन तक पहुँचेगी कि रसूखदार आदमियों के खिलाफ भी कोई खड़ा हो सकता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई रसूखदार है, मेरे सामने वो पीड़िता, वो महिला मैटर करती है कि उसने वो दर्द झेला है। मैं अब डर जाऊँ कि नहीं वो तो बड़े रसूख वाले आदमी मुझे मरवा देंगे। मेरे पीछे बहुत सारे, मेरी टीम के अंदर मेरे से भी सक्षम महिलाएं हैं जो मेरे इस मिशन को आगे लेके जाएंगी। मैं डरूंगी तो वो डरेंगे। मैंने डरना ना सीखा है, ना मैं सिखाती हूँ। मैडम जी, एक मेरा अगला सवाल है आपसे कि राजनीतिक माहौल में आजकल नेता महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं। अभी हाल में ही आजम खान का बयान आया जयाप्रदा के लिए, तो आप आजम खान को क्या कहना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो हम लोग राजनीतिक गलियारों में ना जाते हैं, ना उनके विषय में कोई बात करते हैं, लेकिन आजम खान जी ने जो वर्ड यूज़ किए हैं महिलाओं के लिए, मतलब बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आज इतना गंदा बोलने के बावजूद मैं फिर भी उनको जी करके संबोधित कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति किसी की इंसल्ट करने की इजाज़त नहीं देता। मैं मुस्लिम लीग लोगों से बोलूँगी कि मुस्लिम लीग में अगर ये अभद्र टिप्पणी किसी मुस्लिम महिला के लिए होती तो अभी तक उनका फतवा जारी कर चुके होते। तो मैं जो मुस्लिम बोर्ड के मेरे जो अधिकारी हैं हिंदुस्तान में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप न्याय करें कि उन्होंने एक महिला की, हिंदू मुस्लिम छोड़िए, एक महिला के लिए इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है। क्या आपके घर में किसी महिला का ऐसा होता तो क्या आप बर्दाश्त करते? मैं उनसे आजम खान के प्रति फतवा करने की मैं मांग कर रही हूँ।
और होना ही चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को भी महिला के इंसल्ट करने का हक नहीं है। आप लड़ रहे हो अपनी पार्टी की तरफ से, वो भी अपनी पार्टी की तरफ से लड़ रही है। आप इतना गंदा कैसे बोल सकते हो? हम बोलते हुए सुनते हुए भी शर्म आई थी हम लोगों को कि एक महिला के लिए पब्लिकली। और मैं हैरानी की बात ये है कि उस रैली में इतने लोग थे, जहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। उन हिंदुओं के लिए शर्म की बात है, शर्म की डूब मरना चाहिए जो उस रैली में थे वहाँ पे, कि हिंदू बहन के लिए इतनी गंदी बात सुन के भी उन्होंने वहाँ तालियां बजाई। तो गलती आजम खान जैसे लोगों की नहीं है, हम लोगों की है, क्योंकि हमारे पास हिंदू वोट नहीं है। हम सुनते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। आखिर हिंदुओं में ऐसा क्या है क्योंकि वो सुन के चुप होकर बैठ जाते हैं? क्या करना चाहिए? क्योंकि इतना ही नहीं है हिंदू में। अभी कोई किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, कोई किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। वोट मांगना ठीक है, वो आपकी अपनी एक पर्सनल राय है, हम मना नहीं करते। लेकिन जहाँ आपकी माँ बहनों को घसीटा जाए एटलीस्ट उस पार्टी से बैकआउट करो कम से कम। अभी तक अखिलेश यादव जी ने कुछ कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो एक चेहरा है आजम खान उनकी पार्टी का, वो कैसे वो करेंगे? उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो महिला के लिए बोला कि उनकी बीवी के लिए बोला। अगर अखिलेश जी हिंदू होते तो शायद वो अभी तक कार्रवाई कर चुके होते उस पर। और हिंदुओं की औरतों के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास हिंदू बोर्ड ही नहीं है। कौन ऑब्जेक्शन करेगा? सब पार्टीवाद में बटे हुए हैं। जो पार्टीवाद से बच जाते हैं वो जातिवाद में बढ़ चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम हिंदू एक नहीं है। तो आप हिंदू वोट बनाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो बैठे हैं अतुल जी हैं, केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक हैं, और हम लोगों ने ये प्रयास शुरू कर दिया है कि हिंदू बोर्ड का गठन हो। और बाकी इसके बारे में अतुल जी बताएंगे। आप बताएं क्या प्रयास होगा? हिंदू बोर्ड के लिए हम लोग बहुत ही ज़मीनी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले से 108 लोगों के सिग्नेचर ले रहे हैं समर्थन पत्र का, जो 100 रुपये के स्टाम्प पर होगा। और इस चीज़ की चुनाव के जस्ट बाद जून में हम लोग एक याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जी कि ऐसा हमें भी अधिकार मिलना चाहिए कि हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए कोई अगर आवाज़ उठाता है तो एक ऐसी तो संस्था होनी चाहिए, एक ऐसा तो बोर्ड होना चाहिए जो उस पर ऑब्जेक्शन कर सके। हम ऑब्जेक्शन करने जाते हैं, हमारे 4 हिंदू भाई खड़े हो जाते हैं उसके विरोध में। एक हमारे पास ऐसी लीगल चीज़ होनी चाहिए कि कम से कम उन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके जो हमारी संस्कृति को नष्ट करता है। कब तक उम्मीद है? देखिए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि बनेगा कब, लेकिन 15 जून को आपको लास्ट डेट दे रहा हूँ इसी दिल्ली में। 15 जून तक हम लोग किसी भी कीमत पर अपनी हिंदू बोर्ड के गठन की याचिका दायर करें। अब उसके अलावा तो आप कोर्ट का जानते ही हैं, तारीख पे तारीख, ज़्यादा तारीखें मिलेंगे तो बैठेंगे धरने पे भी हम लोग भी कभी, लेकिन बना के रहेंगे। जी।